यूपीएससी के पीवाईक्यू की सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसमें हम लोगों ने 2018 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 2017 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे। 2017 में इकोनॉमिक्स के टोटल 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। इस ईयर के पेपर में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग चीज़ जो थी वो थी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 25 प्लस आए थे, जिसमें इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स के भी टॉपिक हैं और जो अभी कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको हम करंट अफेयर्स की क्लास में कर लेंगे। बच्चे टॉपिक्स को शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवम है और आज का पहला क्वेश्चन S4A के बारे में है। S4A मतलब स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट। स्ट्रेस एसेट से तो पता ही चल रहा है जो NPO हो गया है या फिर जो लोन दिया गया है बैंक के द्वारा और जिसका रिकवरी नहीं हो रहा, उससे रिलेटेड है। और इस तरीके से जो NPE का इशू है या फिर मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड और इशू है वो हर साल इंपॉर्टेंट रहते हैं और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। S4A को अभी समाप्त कर दिया गया। इसके लिए आप जो काम है वो जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड करता है, NPA से रिलेटेड वाले इशूज या फिर और गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है, तो S4A अभी ख़त्म कर दिया गया। ये क्या है, RBI का प्रोग्राम था, RBI का स्कीम था स्ट्रेस एसेट को लेके। तो यही है, बस इतना याद रखना है। ये अभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बट इतना याद रखना है कि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है, कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्यूचर में आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसका आंसर ये रहा है। इसका आंसर भी वही RBI वाला स्कीम है, S4A के बारे में लिख दिया है। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन 1991। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 1991 का LPG रिफॉर्म हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन 2017 से लेकर 2022 तक का देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं LPG रिफॉर्म के बाद पे। और ये जो भी क्वेश्चन है बड़े इजी होते हैं, इनको आपने सिर्फ और सिर्फ NCERT भी पढ़ लिया ना तो भी आपका काम हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ सोच नहीं है। इसमें हाँ, हम कुछ ट्रिक्स को डिस्कस करने का कोशिश करेंगे कि कैसे होता है। इसका तो एक ट्रिक जो हमने पहले ही बताया हुआ है कि जैसे ही इस टाइप के 3 स्टेटमेंट हैं या फिर 4 स्टेटमेंट हैं, जैसे इसमें टोटल 4 स्टेटमेंट हैं, तो इसमें जैसे ये वाला जो D ऑप्शन है, मतलब जैसे यहाँ पे 3 स्टेटमेंट होते हैं तो 1 2 3 वाला जो भी स्टेटमेंट होगा वो कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 5 स्टेटमेंट हो, जैसे यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए होते हैं और उसमें एक करेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन आपको 1 2 3 4 5 दिया गया होता है, तो वो कभी सही नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे ये 4 वाला कभी सही नहीं होगा। ये 10 में से आप ये 10 बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, 10 क्वेश्चन, तो उसमें से 9 बार ये चीज़ आपकी सही होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन 3 ऑप्शन के बारे में ही सोचना है, चौथे के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि वो गलत होने वाला ही है। तो ये ट्रिक है। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, 4 पे नहीं सिर्फ 3 पे टिक मारना है। अभी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या है, कॉन्सेप्ट में तो ये था कि जो 1991 का था उनमें LPG 3 चीज़ थी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन इन सब चीज़ों में क्या था कि हमारे यहाँ लोग बाहर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इसलिए हमने क्या किया था, अपने कुछ नॉर्म्स को इजी किया था। अब हम बाहर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए तो किस रूप में आएगा, एक FDI के रूप में आएगा, एक FII के रूप में आएगा। तो मतलब जो इसका तीसरा है वो सही है, क्योंकि उसके बाद में FDI हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा भी है। और उसके बाद में जब बाहर से बहुत ज़्यादा FDI आएगा तो क्या आएगा, डॉलर के रूप में आएगा, और वो डॉलर कहाँ जाएगा, हमारा फॉरेक्स रिज़र्व में जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फॉरेक्स रिज़र्व क्या होगा, बढ़ेगा। और 1991 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसका एक रीज़न ये भी था कि जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व था उस टाइम पे बहुत कम बचा था, मतलब 2.5 बिलियन डॉलर या उससे भी कम का था। हाँ सॉरी, उसमें 5.8 बिलियन डॉलर का हमारे पास में फॉरेक्स रिज़र्व बचा था। और जब 5.8 बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रिज़र्व है तो हमें बाहर से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। जैसे हमको बाहर से पेट्रोलियम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है या फिर मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के इंपोर्ट के लिए हमारे पास में ज़रूरत का पैसा नहीं था। तो 1991 का जब LPG रिफॉर्म हुआ तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बहुत से आया तो डॉलर आया तो फॉरेक्स रिज़र्व अपना बढ़ा। तो ये बढ़ के अभी इतना ये हो गया है कि 1991 में जहाँ पर केवल 5 to 8 बिलियन डॉलर था, वहीं पे अभी 2022 की बात की जाए तो ये 500 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो गया है।
जब वर्ल्ड में इकोनॉमिक में क्राइसिस आ रहा है, रिसेशन का खतरा है कि जैसे WTO ने कंफर्म किया है, IMF भी बोल रहा है कि 2023 में वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब रिसेशन आने वाला। उस टाइम पे भी हमारे पास में जो फॉरेक्स रिजर्व है $500 बिलियन का है। तो ये भी समझ में आ रहा है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 5.8 बिलियन से $500 बिलियन बढ़ गया है। तो एनॉर्मसली तो बढ़ा ही बढ़ा है। तो चौथा भी सही होगा, मतलब तीसरा चौथा सही है। तो इसमें तीसरा चौथा नहीं है तो इसको हटा दो, ये तीसरा चौथा है, और इसमें भी तीसरा नहीं है तो इसको भी हटा दो। हमारा आंसर आ गया बी। बाकी सारी चीज़ें पढ़नी। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इंक्रीज एनॉर्मसली, नहीं। जब 1991 के पहले क्या था, हमारी इकोनॉमी बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड थी। एग्रीकल्चर में जो कंट्रीब्यूशन था उसका GDP में 1991 के टाइम पे लगभग 1/3 कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का GDP में। बट अभी ये जो कंट्रीब्यूशन है गिर कर, यदि हम 2020 या 21 की बात करें तो ये लगभग 15% या 14% के आसपास आ गया। तो आधा हो गया। जहाँ पे पहले 30% के आसपास होता था, वहाँ से ये 15% में गिर के आ गया। तो मतलब एनॉर्मसली ये डिक्रीज़ हुआ है, ना कि इंक्रीज़ हुआ है। क्योंकि 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया उसके बाद में क्या हुआ, बाहर से टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी से हमारा सर्विस सेक्टर इंक्रीज हुआ। सर्विस सेक्टर से हम बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे, सर्विस एक्सपोर्ट करने लगे, जैसे VOP सर्विसेज हुआ या फिर और भी टेलीकॉम से रिलेटेड सर्विसेज हुए। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। यदि हम बहुत सारी चीज़ें हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम दूसरा या तीसरा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं। उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल्स में भी हम वर्ल्ड के तीसरे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री हैं। तो हमारा मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर बढ़ा है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना काफ़ी गिरा है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होगा। पहला स्टेटमेंट गलत होते तो भी समझ में आ गया। दूसरा क्या है, इंडिया शेयर ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज। हाँ, जस्ट एक्सप्लेन किया कि सर्विसेज बढ़ गया है और मैन्युफैक्चरिंग चीज़ में भी हमारा पहले की तुलना में 1991 की कंपैरिजन में बढ़ गया, क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन को भी सपोर्ट किया। ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने से क्या हुआ, हमने अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ को पहले से ज़्यादा आसान बनाया है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ सके और वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है उनसे हम जुड़ सकें। तो ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड नोट्स ये दिए हुए हैं यहीं पे, आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा, NPCI बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NPCI जो है उसको RBI और प्लस IBA क्या है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, मतलब 5-6 बैंक मिलके IBA बनाती हैं। मान लो 5 to 6 बैंक से उनने मिलके IBA को बनाया, और IBA और RBI ने मिलके जो है ना NPCI को बनाया। NPCI क्या है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, लेकिन इसका काम क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। और ये टेक्नोलॉजी NPCI के द्वारा जो डेवलप की जाएंगे वो पूरे इंडिया के मॉनेटरी सिस्टम या मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम की हेल्प करेगा। इसमें इसने क्या क्या डेवलप किया हुआ है, भीम पढ़ाई है, भीम UPI इसी ने डेवलप किया है, रुपे कार्ड इसी ने डेवलप किया हुआ है। तो इस टाइप की चीज़ें ये करता रहता है। पूरा का पूरा जो अभी हम UPI सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा अमेजन पे में होता है, पेटीएम में होता है, उन सब चीज़ों में जो यूज़ होता है UPI सिस्टम, वो भी NPCI ने ही डेवलप किया हुआ है। तो ये NPCI के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये भी एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर और नॉन बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटेड है। तो पता ही चल गया कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें भी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस साल ही 2 से 3 क्वेश्चन थे 2017 के अंदर, और हर साल ऐसा होता है कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं इससे पूछे ही जाते हैं। तो NPCI क्या है, हाँ पहले NPCI हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, ये भी सही है। लॉन्च रुपे कार्ड, ये भी सही है। यहाँ पे हम एक ट्रिक की बात करते हैं। ये ट्रिक ऐसा है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई स्कीम दी जाती है, तो उसमें जो उसका ऑब्जेक्टिव के बारे में बोला जाता है या फिर जो उसका काम बोला जाता है कि ये काम करेगा, ये प्रमोट करेगा, ये नहीं करेगा, तो जो भी पॉजिटिव वर्ड होते हैं, जैसे ये करेगा, तो 10 में से 7 बार वो चीज़ें सही लिखी होती है। जैसे इसका पहला स्टेटमेंट NPCI है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाएगा कंट्री में,
तो इसी टाइप का जो और भी चीज़ें आएंगी, क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे वो कोई चीज़ बढ़ा रहा हो या फिर वो जो चीज़ कर रहा हो तो उस स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता है तो आप उसको सही मान सकते हैं। बाकी ऐसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी। जीएसटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी पे कम से कम 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं इन लोगों ने 2017 से लेकर 2022 तक का। जीएसटी क्या है? जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या है? जो लगाया किसी और पे जाता है, लगेगा किसी और पर, लेकिन उसका इम्पैक्ट किसी और पर पड़ेगा, ठीक है, जिसको कराघात और करापात बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिस पर लगाया जाता है और जिस टैक्स का प्रभाव दोनों सेम व्यक्ति पे है तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा। लेकिन ये ऐसा टैक्स जो लगाया जा रहा है किसी और के ऊपर बट उसका प्रभाव किसी और के ऊपर हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे हमने कोई मोबाइल लिया, मोबाइल परचेज़ किया तो मोबाइल में 18% का जीएसटी लग गया तो दुकानदार वो 18% का जो जीएसटी वो सीधे सीधे कस्टमर के ऊपर डाल देगा और वो कस्टमर को पे करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ? लगाया गया मोबाइल के शॉपकीपर के ऊपर लेकिन उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आया? कस्टमर के ऊपर आया। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। तो जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के एक टैक्स लाया गया है। और क्यों हटाया गया? क्योंकि जब डिफरेंट टैक्स होते हैं टैक्स तो उसमें कास्केडिंग इफेक्ट होता है। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स का जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया। और हर स्टेट के अपने अलग अलग टैक्स होते हैं, उन सारे टैक्स को लगा के एक सिंपल सा टैक्स लाना है जो पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो सके ताकि एक नेशनल मार्केट बन सके। और एक समान रूप से पूरी नेशनल मार्केट बनेगी तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी पहले की तुलना में थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि पॉलिसी में सिमिलरिटी रहेगी। और जितना पॉलिसी में स्थायित्व होता है, सिमिलरिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है, उतना ज़्यादा व्यापार करने के लिए आसान होता है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट। इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस, सही है। कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज, सही है। विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट, सही है। ये एक्सप्लेन किया पूरे देश में। इसका कॉन्सेप्ट ये था, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, ठीक है। तो बढ़िया है। दूसरा क्या है? ड्रेस। पहला ऑप्शन सही है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब ये नहीं हो सकता। बी को हटा दिया। दूसरा क्या है? इट विल ड्रेस्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट एंड इनेबल टू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो, ऐसा कोई रिपोर्ट अभी आया नहीं है कि जीएसटी से बहुत ज़्यादा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चला गया। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पहले भी था, जीएसटी आने के पहले और जीएसटी आने के बाद, दोनों ही टाइम पे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है। बस अभी कोविड के टाइम पे जस्ट एक क्वार्टर के लिए या फिर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो डेफिसिट ना होकर सरप्लस था। बाकी हर टाइम प्लस में, निगेटिव में रहा है, डेफिसिट में रहा है, क्योंकि ये डोमेस्टिक मार्केट को सही कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में चीज़ें सेम हो रही है, लेकिन इससे ऐसा नहीं हो रहा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है या फिर कम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे कि बाहर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंट्री में आ जाए। और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा इनोवेशन होगा, बाहर से अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी। और ये वो सब चीज़ें होंगी, अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, अच्छा इन्वेस्टमेंट आ जाए, सब चीज़ें सस्ती बनने लगी, कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाए, तब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और जब हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। करंट डेफिसिट तो तभी कम हो सकता है जब बाहर से हम इम्पोर्ट बहुत कम कर रहे हो और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन ऐसा चीज़ है ही नहीं। जीएसटी के आने के बाद भी हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं पड़ा, पहले कितना ही है। तो दूसरा ऑप्शन गलत होगा। जैसे दूसरे गवर्नमेंट के ये गया, अभी हमारे पास में तीसरा बचा सिर्फ। इट विल एनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी एंड विल एनेबल टू ओवरटेक चाइना। नहीं, ऐसा होता तो हम अभी तक वर्ल्ड की सेकंड थर्ड इकोनॉमी बन चुके थे, लेकिन अभी भी हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। और जीएसटी आने के पहले भी हम वर्ल्ड की 6th या 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे। कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, ये फैक्ट के बेसिस पे देखा जाए तो, इसलिए इसका तीसरा भी गलत होगा। बाकी जब भी इसका एक ट्रिक ये भी है कि ये कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें इस टाइप की चीज़ें लिखी हो, ओवरटेक चाइना, एनॉर्मसली इंक्रीज, ड्रेस्टिकली रिड्यूस, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। वहाँ पे मतलब चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन गलत होता हो। ये जर्नल से ऑब्जर्वेशन है, पिछले कुछ क्वेश्चंस मतलब 2017 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चंस को देख लोगे तो यही समझ में आएगा कि जैसे चीज़ें इस टाइप की हैं, एनॉर्मसली इंक्रीज, ड्रेस्टिकली रिड्यूस, ओवरटेक चाइना या फिर ओवरटेक कुछ और, तो वो चीज़ें गलत हो रही हैं। तो इसका आंसर जो है सिर्फ ए है।
और जीएसटी के बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, WTO बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। आपको हर साल कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। यदि करेंट अफेयर्स में कुछ इनसे रिलेटेड रहता ही रहता है, वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या है WTO के बारे में? WTO का जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट था, उसको इंडिया ने रेक्टिफाई किया था 2016 में। और ये जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, ये WTO का जो बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज हुआ था 2013 में, उसमें ही आया था। और ये फोर्स में आया था 2017 में, ना कि 16 में। तो ये 16 की जगह पे 17 होगा। तो बस इसका तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो तीसरा हटाओ, सिर्फ हो गया। यहाँ पे ट्रिक जो है वो ऐसी है कि जब कोई कहीं पे फैक्ट हो, मतलब फैक्ट का मतलब कोई डेटा दिया हो, तो उसके गलत होने के चांसेस मोर देन 50% होते हैं। हम 50% पे खेलते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे 2016 दिया गया कि 2016 में फोर्स में आया, और यहाँ पे बाली पैकेज है, ये बाली पैकेज का ईयर है, इसलिए इसके गलत होने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे ब्लफ नहीं करता। लेकिन फोर्स में कब आया, इस टाइप की चीज़ें गलत होती हैं। तो यहाँ पे यदि नहीं भी पता है और ईयर दिया गया, तो इसको गलत लेके चल सकते हैं। बाकी ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा आता रहता है कि जिसमें लिखा होगा रिसेंटली ये हुआ, लिखा है कि रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ, तो वो भी करंट अफेयर्स का या रिसेंट फैक्ट के बारे में बात करा तो गलत होगा। कोई स्पेसिफिक ईयर लिखा है 2016, 15, 14, या फिर कोई अमाउंट के बारे में लिखा कि $100 बिलियन हो गया, या फिर इतना $1 बिलियन हो गया, इतना करोड़ हो गया, इतना इन्वेस्ट किया, तो उस टाइप का जो फैक्ट होंगे वो गलत होते हैं। तो इस तरीके से ये गलत हो गया। इसका जो करंट अफेयर्स का टॉपिक था वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आगे का 3 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हमें जीडीपी के बारे में पूछा गया है। इसमें इस टाइप की चीज़ें, स्टेडली इंक्रीज, स्टेडली डिक्रीज। यहाँ पे जो ट्रिक है वो हमने कई सारे पेपर्स में पिछले वाले में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जब इकोनॉमी का कोई टॉपिक है, तो इकोनॉमी में कोई भी ट्रेंड के बारे में पूछा जा रहा है, वो भी 10 साल के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या होता है कि इकोनॉमी बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती है। जियोग्राफी से प्रभावित होती है, वर्ल्ड अफेयर से प्रभावित होती है। जैसे कि अभी रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, डोमेस्टिक गवर्नमेंट से प्रभावित होती है कि कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रही है, कौन नेशनलाइजेशन को सपोर्ट कर रही है। उसके बाद में कुछ क्राइसिस आ सकते हैं, जैसे कोविड का क्राइसिस आ गया, या फिर किसी कंट्री की इकोनॉमिक फेलियर हो गई, जैसे ग्रीस का इकोनॉमिक फेलियर हो गया था, या फिर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, जैसे कि 26/11 का अटैक हुआ था, उसके बाद में भी इकोनॉमी में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं इकोनॉमी में, हर चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती है। तो 10 साल तक कोई चीज़ कंटिन्यूस नहीं होती, हमेशा जो देखोगे ऐसे 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 अप्स डाउन्स इकोनॉमी में रहते हैं। तो इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई ट्रेंड पूछा गया हो, और उस ट्रेंड में सीधे स्टेडली इंक्रीज और स्टेडली डिक्रीज के बारे में बात किया जा रहा है, तो यदि हमें नहीं पता है तो उन दोनों के स्टेटमेंट को गलत मानेंगे और डी ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो ये हो गया इसका ट्रिक। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन कर देते हैं अभी। कॉन्सेप्ट क्या है कि टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ स्टेडली इंक्रीज एंड लास्ट ईयर नहीं, टैक्स रेवेन्यू कोई कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है। यही तो इंडिया का प्रॉब्लम है कि टैक्स जीडीपी कंटिन्यूस ग्रोथ होती जा रही है, हम वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकनॉमी हो गए हैं, लेकिन हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो वैसा का वैसा ही है जिसका तस है, थोड़ा शायद 11 या 12% के आसपास अभी भी है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ स्टेडली इंक्रीज लास्ट ईयर। फिजिकल डेफिसिट कब बढ़ेगा? जब बजट जो है सरकार बजट के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा घाटा होगा, जो बजटरी डेफिसिट होगा, जब घाटा होगा तो हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। और बजटरी घाटा कब होगा? जब सरकार के जो खर्च हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाए, और जो उसका इनकम है, जो आय है, वो काफ़ी कम हो जाए। तो ऐसा हो सकता है। जैसे यदि पिछले 10 साल की बात की जाए तो 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, उस समय फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा होगा। अभी जस्ट कोविड की बात करें, उस समय भी फिजिकल क्राइसिस आया था, और गवर्नमेंट ने स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस के तहत क्या हुआ? खर्चे बहुत ज़्यादा किए, टैक्स रेट कम किया,
लोगों के लिए स्कीम्स लेके आया है, फ्री राशन बांटा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और इनकम बहुत कम हो जाती है, तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है। लेकिन हर टाइम ये कंडीशन नहीं होती। 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद में कंडीशन सही हुई 2011-12 के आसपास, तो उसमें फिजिकल डेफिसिट बढ़ा नहीं होगा, कम हुआ होगा, क्योंकि हमारे पास में एक FRBM एक्ट भी है। FRBM एक्ट के टारगेट्स को भी गवर्नमेंट फुलफिल करने की कोशिश करता है, जिसके तहत कंटिन्यूअस हमें फिजिकल डेफिसिट को कम करना है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बेसिस पे तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत होते हैं और आंसर डी आता है। इसमें हम FRBM एक्ट के बारे में मेंशन करना भूल गए, तो FRBM एक्ट को भी एज अ लॉजिक यूज़ कर सकते हैं सही आंसर पहुंचने के लिए। उसके बाद में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके तहत क्या किया गया है कि जितने भी एग्रीकल्चर मार्केट होते हैं उनको नेट के द्वारा आपस में जोड़ के पूरे कंट्री के लेवल पे एक डिजिटल मार्केट बनाना, ताकि लोगों को अच्छी गुणवत्ता के सामान भी मिल सके और किसानों को पास भी जो उत्पाद है उसके लिए अच्छा दाम मिल पाए। तो उसके लिए पूरे देश के लेवल पे एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो वही है। बाकी सिंपली निकाल सकते हैं, एग्रीकल्चर मार्केट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटी के बारे में बात किया जा रहा है, नहीं भी पता है तो इस तरीके से समझ में आ सकता है, सही हो सकता है। और दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड फार्मर्स एक्सेस टू नेशनल वाइड, बताया था काम वाला, ये काम के बारे में बोला गया तो सही हो, पूरी ट्रिक एक्सप्लेन किया ना। यदि कोई स्कीम या कुछ है जहाँ पे उसका काम बोला जा रहा है कि ये काम करेगा या ये प्रोवाइड करेगा तो सही होगा। देखो यहाँ पे भी ये काम प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, ये इस स्कीम में काम या ऑब्जेक्टिव है, तो काम या ऑब्जेक्टिव है तो सही रहेगा। तो इसका दूसरा भी सही हो गया, पहला भी सही हो गया, इसका आंसर सी हो गया। ये ट्रिक याद रखना बहुत काम आती है। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किसी के बारे में काम पूछा जा रहा है तो सही मार के चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी, ये भी देखो WTO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, इस साल ही 2 क्वेश्चन WTO से पूछ लिया है। तो WTO का अंदर ट्रिप्स है और ट्रिप्स के तहत जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत ही जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में सारी की सारी बातें होती हैं। तो इंडिया ने भी इसको साइन किया हुआ है, तो पहला इसका सही हो जाता है। और इसके लिए इंडिया ने इसको फुलफ़िल करने के लिए इंडिया ने 2016 में एक पॉलिसी लेके आया था। उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम जो था वो DPIIT अभी कर रहा है, जो DPIIT कर रहा है। लेकिन इस DPIIT के बनने के पहले जो ये काम था ये DIPP कर रहा था। DIPP मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था। इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके DPIIT कर दिया गया है। और ये एक नोडल एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट में जो IPR से रिलेटेड सारे काम करती है। तो पता चल गया कि WTO के अंदर ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर IPR से रिलेटेड इशू हैं, इंडिया ने भी उसको साइन किया हुआ है। और उसी से रिलेटेड उन्होंने 2016 में पॉलिसी बनाया था। 2016 की पॉलिसी के तहत DIPP पहले वो काम करता था IPR से रिलेटेड, अभी DPIIT जो उसको रिप्लेस करने वाली एजेंसी बनी वो नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। तो इसका आंसर सी हो गया और यही चीज़ मैंने पूरा इसमें एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड इस साल 3 क्वेश्चन हो गए। तो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, जो 1934 का एक्ट है उसके तहत RBI रेपो रेट ये सब डिसाइड करता है। इस एक्ट को सही से काम कर सके इसलिए 2016 में अमेंड किया गया था और इस अमेंडमेंट के तहत ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग होते थे, 3 लोग जो होते थे वो RBI की तरफ से होते थे और 3 लोग जो होते थे गवर्नमेंट की तरफ से होते थे। और इसका जो हेड होता था RBI का गवर्नर, क्योंकि RBI पूरी फाइनेंस मॉनेटरी पॉलिसी को देख रहा है, तो इसका जो हेड होगा वो थोड़ा पढ़ा लिखा लोग हो, थोड़ा समझदार लोग हो, जिसको इकोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता है। अभी हम मिनिस्टर होगा तो मिनिस्टर तो कोई भी बन सकता है, हो सकता है कि बिना पढ़ा लिखा लोग भी मिनिस्टर बन सकता है। तो एक ये लॉजिक लगा के हम इसका ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट कर सकते थे। मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, लेकिन पूरे भारत देश की इकोनॉमी किसी ऐसे बंदे को नहीं दे सकती। तो RBI के गवर्नर होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उसको इकोनॉमिक्स का अच्छा नॉलेज है, ना कि मिनिस्टर को। तो तीसरे को एलिमिनेट कर दिया। और RBI का काम ही है बेंचमार्क मतलब रेपो रेट को डिसाइड करना। और अभी
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको करती है, और ये 12 मेंबर नहीं 6 मेंबर हैं। तो ऊपर एक ट्रिक और हमने बताया था, जहाँ पे भी ऐसा डेटा या फैक्ट होगा वो गलत होगा। यहाँ पे देखो 12 है, 12 सही आंसर नहीं है, 6 है। तो इस ट्रिक के द्वारा जाते हैं तो ये भी गलत हो जाता है। तो मतलब ये ऑप्शन नंबर तीसरा सिंपल लॉजिक से हट रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा ट्रिक से भी हट जा रहा है, और पहला एक्सप्लेन होगा। वैसे ये चीज़ में ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पता ही होना चाहिए। तो इसके बारे में हमने लिख दिया आंसर नंबर ए। तो इस तरीके से हमारे 2017 के इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 2017 के इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक पार्ट है। इसके बाद में हम लोग 2017 से लेके 2022 तक का किसी दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि एनवायरनमेंट का करेंगे। और इससे रिलेटेड पीडीएफ, ये जो क्वेश्चन और आंसर्स की पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी वर्ड्स में मिल जाएगा, जिसका लिंक हमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। और आपको कोई ये सजेशन देना है कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसकी क्वालिटी को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका भी फ़ायदा हो सके और मेरा भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि तो वो प्लीज़ आप कमेंट में रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू।